क्या आजाद भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक की सबसे असुरक्षित डरी हुई सरकार है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप क्या चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पूरा विपक्ष, आपके तमाम आलोचक, वो तमाम पत्रकार जो आपसे सवाल पूछते हैं, वो सब जेल चले जाएं? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाब आजाद है तेरे। आज मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, आप समझ गए होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की जो सजा थी उसे खत्म करने से मना कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि सूरत की एक निचली अदालत ने कुछ दिनों पहले उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। क्यों सुनाई थी? क्योंकि उन्होंने मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी की थी। जी हां, और उसी के चलते सेशंस कोर्ट में इसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपील की थी। अगर राहुल गांधी आज जीत जाते तो उनकी सांसदी बहाल हो जाती, यानी एमपी पद फिर से बहाल हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा ने तुरंत उनकी जो सांसदी है वो खारिज कर दिया, और यही नहीं, उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया। आप लगातार देख रहे हैं दोस्तों कि विपक्ष के नेताओं पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, और आज जो मेरे कार्यक्रम का विषय यही है कि क्या 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में भेज देना चाहती है। और मैं क्यों कह रहा हूं, इन चेहरों पर गौर कीजिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, एक एक करके एक एक लाइन में सबके बारे में। राहुल गांधी के खिलाफ क्यों? क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज अडानी पर लगातार हमला बोलते हैं, आरएसएस पर हमला बोलते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। तेजस्वी यादव, इनसे जो खुन्नस है वो तो बहुत पुरानी है। याद कीजिए 1990-91 में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे बिहार के। दंगा ना भड़कने पाए इसलिए उन्होंने रथ यात्रा को बिहार से पहले रोक दिया था और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। तीसरा चेहरा उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने हिमाकत यह की कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बन के काम करते रहना चाहिए था, मगर उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया क्योंकि वो चाहते थे कि शिवसेना की तरफ से व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने उन्हें माफ नहीं किया, यह फैसला कर लिया कि उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, और किया भी। अब उनकी पार्टी उनकी नहीं है, चुनावी सिंबल उनका नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पहले मंत्रियों को जेल में डाला, और अब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है। और क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें चुनौती दे सकते हैं। बात यहां नहीं रुकती है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश का सबसे भ्रष्ट और अनपढ़ प्रधानमंत्री बताया। अब जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को बख्शा नहीं जाएगा। और ममता बनर्जी, आखिर इस औरत ने यह हिमाकत कैसे की कि अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नड्डा और पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा था, उनके रहते इन्होंने पश्चिम बंगाल में इन्हें पटखनी दी। जाहिर सी बात है कि इन्हें भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। राहुल गांधी की सजा जिस तरह से दोबारा बहाल की गई है, उससे पता चल रहा है कि विपक्ष लोकतंत्र को लेकर किस तरह की असहिष्णुता भारतीय जनता पार्टी में। मैं आज राहुल गांधी को जो सजा मिली है, उनकी सजा को जो बहाल किया गया है या बरकरार रखा गया है, उसके बारे में आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। वो जो भाषण था जिसके अंदर राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को चोर से जोड़ा था, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उसके अंदर राहुल गांधी किन लोगों पर हमला बोल रहे थे? ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनमें से कुछ तो ओबीसी है भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, उस पूरे भाषण में राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर हमला बोल रहे थे। तो ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ओबीसी पर हमला बोल रहे हैं? है कि नहीं? दूसरी बात, जिस पूर्णेश मोदी ने उन्हें चुनौती दी थी अदालत में, जिसके चलते उन्हें सजा सुनाई गई है, क्या पूर्णेश मोदी तमाम जो मोदी हैं इस देश के, उनकी नुमाइंदगी करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो कैसे यह सजा दी जा सकती थी? और बड़ी बात, इन 3 में से कुछ तो ओबीसी भी नहीं है, तो फिर यह ओबीसी का अपमान किस तरह से बताया जा सकता है? तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को जो सजा मिली और उसे बरकरार रखा गया, उसको लेकर लगातार सवाल किए जा रहे हैं, और इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है।
मगर एक बात समझ आ गई है कि 2024 से पहले एक एक करके तमाम लोगों को जेल में डाला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है। इसलिए दिल्ली की सियासत में एक जबरदस्त भूचाल आने वाला है और उसका असर पंजाब में भी पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। मगर दूसरी तरफ क्या हो रहा है दोस्तों? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की रुदाली जारी है। प्रधानमंत्री आए दिन अपनी सभाओं में कहते हैं कि ये लोग मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं, ये लोग मुझे 1-1, 2-2 किलो गालियां देते हैं और उसी के चलते मुझे ऊर्जा मिलती है। यानी कि विक्टिम कार्ड खेलना है, किसी को सीखना है तो बीजेपी की तरह सीखे, बीजेपी की तरह खेले। अपनी तरफ से आप लगातार विक्टिम कार्ड खेलते हैं और विपक्ष पर लगातार निशाना साधते हैं। और मैं सिर्फ राजनीतिक विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आलोचकों की भी बात कर रहा हूं, मैं एक्टिविस्ट की बात कर रहा हूं। और सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि अनर्गल तरीकों से लोगों को फंसाया जाता है। मसलन रोना विल्सन, एक्टिविस्ट रोना विल्सन, आप जानते हैं उनके बारे में बाकायदा खबर आई थी इंटरनेशनली कि किस तरह से उनके लैपटॉप पर सबूत प्लांट किए गए उन्हें फंसाने के लिए। तो इस तरह का खेल होता है। एक्टिविस्ट 3-3 सालों से जेल में पड़े हुए हैं, एक की मौत भी हो गई। और यही नहीं, अदालत ने बाकायदा कुछ लोगों को रिहा भी किया क्योंकि कोई प्रमाण ही नहीं थे, कोई सबूत ही नहीं थे। बेवजह आतंकवाद की धाराओं में उन्हें बंद कर दिया गया था। मगर बीजेपी की रुदाली कभी खत्म नहीं होती, उनका विक्टिम कार्ड कभी खत्म नहीं होता। मगर अपनी निगाह से, अपने हरकतों से, अपनी कार्रवाइयों से ये विपक्ष का खात्मा चाहते हैं, आलोचकों का खात्मा चाहते हैं, जो अपने आप में कितने दुख की बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाल ही में कर्नाटक की एक रैली में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, आप जानते हैं क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद कर्नाटक की जनता को मिलता रहे, इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। सरल शब्दों में कहा जाए कि अगर कर्नाटक ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है वो मदद नहीं मिलने वाली है। जेपी नड्डा कोई राह चलते छुटभैया नेता नहीं है। जेपी नड्डा एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जेपी नड्डा ने जो बात अपनी रैली में कही, इससे मैं धमकी ना मानूं तो क्या मानूं? बताइए, क्या एक पार्टी के अध्यक्ष को यह बात कहना शोभा देता है, जहां वो खुलेआम एक मन से यह कह रहे हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिले तो वोट दीजिए। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद क्या होता है? प्रधानमंत्री तो प्रधान सेवक है ना, उनके आशीर्वाद का क्या मतलब होता है? क्या प्रधानमंत्री पूरे जो कर्नाटक हैं उनमें सबसे वरिष्ठ हैं क्या, उम्र के लिहाज से, रुतबे के लिहाज से? चलिए रुतबा मान लिया क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। उम्र के लिहाज से तो कई ऐसे कर्नाटक के वोटर्स होंगे जो प्रधानमंत्री से बड़े होंगे, 80-90 साल के होंगे। तो क्या प्रधानमंत्री उनको भी आशीर्वाद देंगे? कहने का क्या अर्थ है दोस्तों? मैं क्यों आपको जेपी नड्डा की बात सुना रहा हूं और आखिर क्यों इसे अपने कार्यक्रम के शीर्षक से जोड़ के देख रहा हूं? क्योंकि जेपी नड्डा ने जो बात कही ना, किसी भी सूरत में लोकतांत्रिक नहीं है। उसके जरिए सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलना है और इसके अलावा कुछ नहीं। याद कीजिए, बिहार गए थे जेपी नड्डा, उन्होंने क्या कहा था कि हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे खत्म हो जाएं ताकि हर जगह बीजेपी का परचम हो। क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की बात जेपी नड्डा कर रहे थे बिहार के अंदर। क्यों? और सबसे बड़ी बात, यह क्या देश के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ठीक है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस देश में कई क्षेत्रीय दल हैं। तृणमूल कांग्रेस है, बीजू जनता दल है, शिवसेना है, डीएमके, एआईडीएमके है, अकाली दल है। हर एक की अपनी जरूरत है, हर एक के अपने मायने, हर एक की अपनी अहमियत है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना रंग है। और आप जानते हैं, इनमें से कई पॉलिटिकल पार्टीज जो क्षेत्रीय लोग हैं या उस राज्य के लोग हैं, उनकी उम्मीदों की नुमाइंदगी करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में क्या उन क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहिए? जेपी नड्डा साहब ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्या यह सोच लोकतांत्रिक कही जा सकती है? दिक्कत यह है दोस्तों, यही इनकी सियासत है।
हकीकत यह है कि 2014 से जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, तब से लेकर अब तक इन लोगों ने देश की सीरत सूरत सबको बदल दिया है। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। अगर 2024 में किसी चमत्कार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से चली भी जाएगी ना, तब भी जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी की सियासत ने इस देश को किया है ना, उससे उबरने में हमें सालों लग जाएंगे। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, किस तरह का युवा तैयार किया जा रहा है? हमारे परिवारों में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? अगर परिवार के अंदर कोई विपक्षी पार्टी का समर्थन करता है तो उससे परिवार के सदस्यों की ही लड़ाई हो जाती है, बाप और बेटे में लड़ाई हो जाती है, भाई और भाई में लड़ाई हो जाती है, दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। जो लोग बचपन से अच्छे तगड़े दोस्त थे, अब वो जानी दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि एक कांग्रेस का समर्थक है और एक मोदी जी का। यह है वो संस्कृति जो पिछले 9 साल के राज ने इस देश में लाई है। और मैं बात करना चाहता हूं बेरोजगार युवाओं की। मैं पूछना चाहता हूं, इन बेरोजगार युवाओं को क्या दिया गया है? मुझे बताइए ना, क्या दिया गया है? जिन 3 लोगों ने अतीक अहमद को मारा, वो ड्रग एडिक्ट्स थे, अपराधी थे, एक पर पॉक्सो का केस चल रहा था। तीनों को किसी तरह से ब्रेन वॉश करके, उनकी बेरोजगारी का फायदा उठाकर किसी अदृश्य ताकत ने अतीक अहमद को मरवा दिया। अतीक अहमद खुद दुर्दांत था, खुद आपराधिक इतिहास था। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि यही हाल देश के युवा का भी है। आज की तारीख में इस युवा के अंदर इस कदर जहर भरा जा रहा है कि वो सड़क पर उतरकर लिंच करता है। वो उन लोगों को गालियां देता है जो उसके धर्म से नाता नहीं रखता है। उसके अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। उसके अंदर डर पैदा किया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस सत्ता में आ गई तो मुगलों का राज आ जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसी बातें होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इस तरह का दुष्प्रचार चलता है विपक्ष के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते। आज मैं आपसे यही बताने आया हूं कि अगर विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा तो यह लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ एक छलावा बन के रह जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं। और हमें इस तरह की हरकतों पर गौर करना पड़ेगा। यह जो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है विपक्ष के खात्मे का, इससे हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम अपनी आवाज ही नहीं बुलंद कर पाएंगे। क्योंकि मीडिया का हाल तो आप जानते ही हैं, मीडिया पूरी तरह से भाजपा का पिछलग्गू है। और ऐसे में विपक्ष है जो अपनी शर्तों पर आपकी आवाज उठाता है, या मेरे जैसे इक्का दुक्का पत्रकार है कि नहीं, मगर हमें भी एंटी नेशनल बता दिया जाता है। मगर मैं अपने मायनों को समझता हूं, अपने आवाज के मायनों को समझता हूं। इसलिए मेरे कार्यक्रम का नाम है बोल के लब आजाद हैं तेरे। इसलिए अपने बोल के जरिए मैं आपके मुद्दों को उठाता हूं, चाहे इसके लिए आपकी तरफ से मुझे गालियां ही क्यों ना पड़ती रहें। मैं इस मंच पर यह हमेशा करते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।